तो आज ये हमारे पास हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसका लास्ट एचटीएमएल का पार्ट है। कल हमने बहुत सारे टैगिंग्स पढ़ी थी। आज ये वाले टैग्स हम देखेंगे। बी का स्ट्रॉन्ग, आई, ई एम, एम्फेसाइज, किस किस के लिए यूज़ होते हैं। अब यहाँ पर ये जो है आपका बी वाला टैग, ये बोल्ड करने के लिए इस्तेमाल होता है। सपोज हम जाते हैं अपने VS कोड पर और यहाँ पर ये HTML का आ गया आपका। ये तो आ गया पूरा HTML का। अब यहाँ पर मैं कोई भी टेक्स्ट लिखता हूँ, उसके साथ अगर मैं ये बोल्ड का टैग लगा देता हूँ, दिस टेक्स्ट इज बोल्ड, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से देख लें इसको, ये कॉपी पास्ट किया आपने और यहाँ पर इसको पेस्ट करें, सेव किया था मैं वहाँ पर। ये बोल्ड दिखा रहा है, टेक्स्ट बोल्ड होकर आ रहा है। वो दूसरी फाइल है, ये अलग फाइल है। ये मैंने दूसरी बनाई, टेस्ट डॉट एचटीएमएल, ठीक है। तो ये वाला टैग देखा आपने, ये बोल्ड करता है, ये भी बोल्ड ही करता है, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग लिखा जाता है इसका। इसका फ़ायदा क्या होता है, बहुत सारे हमारे पास स्क्रीन रीडर प्रोग्राम होते हैं कि आप यहाँ पर स्क्रीन में रीड करना शुरू कर दें। बहुत सारे लोगों को जो डिसेबल लोग होते हैं ना, तो उनके लिए जो स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, वो स्क्रीन को रीड करते हैं। तो हम HTML कोड के अंदर ही बता देते हैं कि ये वर्ड जो है ये स्ट्रॉन्ग पढ़ना है, ये बहुत ज़रूरी है। और इस वर्ड पे एम्फेसाइज करना, जोर देना है आपको, तो उस वर्ड के इर्द गिर्द EM लगा दें। इसको मार्क करना है, इसको इस्तेमाल पढ़ना है, इसको डिलीट करना है। देखो ये डिलीट का, अब डिलीट का क्या करता है, सपोज मैं यहाँ पर डिलीट और दिस इज डिलीटेड राइट्स, ठीक है। अब इसको अगर हम वहाँ पर देखते हैं डॉक्यूमेंट में, देखो वो लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन उस पर लाइन आ रही है, ये प्राइस पुरानी है ना, कट कर देते। तो वो इस तरह से करते हैं कि उस प्राइस के साथ आप डेल लगा देंगे तो वो डिलीट हो जाएगा। और इसके बाद सब एंड सुपर, अब सब एंड सुपर को देख लें। मैं यहाँ लिखता हूँ सब, दिस इज सब टेक्स्ट, और यहाँ पर आ जाता हूँ सुपर एंड दिस इज सुपर टेक्स्ट। इसको सेव किया मैंने। अभी हम चलकर देखते हैं कि नीचे फोटो में वैल्यूज नहीं आ जाती। जैसे अगर मैं इसको और भी क्लियरली बना के दिखाऊं आपको, कि अरे ना, इसको मैं कर देता हूँ, क्या करता हूँ 0, ठीक है। और इस सुपर के साथ में लिख देता हूँ एक बराबर, और इसको यहाँ से कट कर देता हूँ। इसके अंदर पैराग्राफ के अंदर, और मैं इसको लिख देता हूँ C, कैपिटल C। अब क्या होगा, ये 0 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, C के ऊपर चला जाएगा। देखना, सेंटीग्रेड लिखते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड। देखो इसने को सुपर लेवल पर लेकर आ गया, सुपर लेवल तो ऊपर वैल्यू चली जाती है। तो इस तरह से डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री फ़ारेनहाइट, जो ऊपर लिखते हैं यहाँ कोई वैल्यू नीचे लिखनी हो। जैसे अभी हम लिख रहे थे कि दूसरा एक पैराग्राफ का टेक्स्ट बनाता हूँ मैं, और उसके अंदर मैं लिखता हूँ F लिखा मैंने, उसके बाद मैं सब लिखता हूँ और यहाँ X, ठीक है। तो इसको सेव करते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं।
एफ के फुट में एक्स लिख दिया उसको, ठीक है ना। तो वैल्यूज को ऊपर यहाँ नीचे उसको, हाँ हाँ, तो ये उसको उस पे एक सब टाइटल होता है नीचे, एक सुपर वैल्यूज होती है जो ऊपर चली जाती है, तो उनके लिए ये तो इस्तेमाल करते हैं सब का और सुपर का, ठीक है। इसके बाद ये भी सारे क्या होते हैं, ये भी स्क्रीन रीडर्स के लिए यूज़ होते हैं, ताकि उसके अंदर हमें साइटेशन बताता है, कोटेशन, इस वर्ड को कोट करो, ये कोटेशन मार्क है, ये सारे टैग उन कामों के लिए यूज़ होते हैं। ब्लॉक कोट ये एड्रेस है, ये कि स्क्रीन रीडर को पता हो कि एड्रेस कहाँ पर, जब वो स्टैक पर पहुंचेगा और उसको पता होगा भाई ये अब एड्रेस की बात की है, ठीक है। तो ये हमें थोड़ा उनको डिफाइन कर दें। अब यहाँ पर आता है कमेंट, कमेंट्स करते हैं हम क्या करते हैं, अब लेट सपोज ये वाला मैंने एक टेक्स्ट लिखा था, लेकिन इस वक्त मेरे ये इस्तेमाल में नहीं, तो मैं क्या करूँगा इसको और डबल डैश, अब इसे डबल डैश लगाया मैंने, देखो इन सबका कलर चेंज हो गया, और इसके एंड में जाकर मैं इसको बता देता हूँ कि डबल डैश यहाँ, ये वाली जो लाइन है इसको कमेंट कर दो, मीन्स जब कोड चलेगा ना तो ये वाली लाइन नहीं चलेगी। इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, इसका इस्तेमाल यूँ होता है कि भाई मैं कोई वो बना रहा हूँ वेबसाइट पर, तो यहाँ पे लिख देता हूँ कि दिस पार्ट बिलोंग्स टू फिल्टर वैल्यूज, ठीक है। उसके नीचे पर पूरा कोड लिख देता हूँ जहाँ पर वैल्यूज एंटर करेंगे, तो यहाँ पर मैं लिख दूसरा कमेंट डाल देता हूँ, और उसमें मैं लिख देता हूँ कि भाई इन बिलो पार्ट वी यूज बिजनेस लॉजिक्स। ये इसीलिए करते हैं कि हमें कमांड डिलीट भी ना करनी पड़े, और अगर फिर से जरूरत पड़े तो फिर वो दोबारा से भी यूटिलाइज कर सकते हैं। और ये अभी तो इतना छोटा कोड है ना, लेकिन जब आप आगे वेबसाइट के लिए जब कोड लिखेंगे ना तो ये बहुत बड़ा कोड हो जाता है, 1000-2000 लाइन का कोड चला जाएगा। तो अब उस कोड के अंदर उस मखसूस पॉइंट को हाईलाइट करने के लिए हम उसको ये कमेंट डाल देंगे, ताकि हमें पता हो कि ये चीज़ यहाँ से शुरू हो रही थी, यहाँ खत्म हो गई, तो दोबारा यहाँ से स्टार्ट हुई यहाँ। उसके लिए हम HTML के अंदर कमेंट इस तरह से यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसके बाद कमेंट के बाद हमारे पास है ये बॉर्डर देने के लिए स्टाइल का एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे, और बॉर्डर लगाएंगे 2 पिक्सल सॉलिड, कलर क्या होगा उसका, टोमेटो कलर का, नहीं रेड भी दे सकते हैं, रेड दे दें, इसमें तो डिफरेंट कलर के नाम लिखे, ठीक है। ये भी बॉर्डर है, इसमें दूसरा कलर है, इसमें दूसरा कलर है, बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं आप। अच्छा, कलर को डिफाइन करने के लिए हम 3 तरह के मेथड यूज़ करते हैं। एक RGB होता है, रेड ग्रीन ब्लू, ठीक है, और एक ये हैश कोड के अंदर होता है, ठीक है। हेक्सा के अंदर, हेक्साडेसिमल में हम यहाँ पर उस कलर को कोड का वो नंबर दे देते हैं। हाँ, ये 0 से लेकर 255 तक जाती है। तो 0 मीन्स नो रेड, 255 मीन्स प्योर रेड, ठीक है। 0 से 255 का स्केल है आपके पास। अब इसको रेड को कम करें, ज़्यादा करें, 255 रेड। इसी तरह से ये 99 किसका बता रहा है, ये ग्रीन का रेशो बता रहा है, ये 99 तक इसमें ग्रीन मिक्स है, और 71 इसके ब्लू मिक्स है। अब ये इतने रेशो में तीनों कलर मिक्स होंगे, जो कलर बनेगा वो कलर हमारे पास है। हाँ, ठीक है। तो ये आपका ये कलर चूज़ करने का ये टेक्निक भी है, हेक्सा में भी कर सकते हैं। और ये ह्यू, सैचुरेशन, और इसके अंदर मेरे ख्याल से 3 ऑप्शन होते हैं कि सैचुरेशन कितनी होना चाहिए, जैसे कंट्रास्ट कर देते हैं हम, शेडेड बनाते हैं उन कलर को। तीसरी टेक्निक हमारे पास ये होती है, इसके अंदर हम ये ए का भी एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हैं, अगर कलर आप इस सेंस में देना चाह रहे हैं। तो ये 0.5 क्या करता है, इसका वो ट्रांसपेरेंसी,
कि कलर कितना ट्रांसपेरेंट होगा या नहीं होगा। जितना जीरो की तरफ जाएंगे ट्रांसपेरेंट होगा, 1 की तरफ आएंगे तो सॉलिड बन जाएगा, ओपेक बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आती है टेबल, कि टेबल हम किस तरह से बनाएं, करके देखते हैं हम। टेबल का टैग ओपन करेंगे आप, क्लोज हो गया। फिर इसके अंदर आप क्या करेंगे, टेबल रो, पहली टेबल रो आ गई। टेबल रो के अंदर आप क्या करेंगे, टेबल डेटा और टेबल हेडिंग का। पहले 3 हेडिंग्स दे दिए हमने, ठीक है। हेडिंग यहाँ पर नेम, और दूसरी हेडिंग हम दे देते हैं क्लास, बस 2 ही हेडिंग देते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, अगेन आप दूसरा टेबल रो स्टार्ट करेंगे, इसके अंदर आप टेबल डेटा डालें। ठीक है, नेम यहाँ पर मैंने पहले का शाजी लिख दिया, और इसके अंदर क्लास मैं लिख देता हूँ क्लास 9 का। क्लास आपकी 9 हो जाएगी। हाँ उसमें भी ये टेबल वाली क्लास। हाँ, तो यहाँ पर भी टेबल डेटा आ जाएगा। यहाँ पर XYZ दे दिया हमने, और यहाँ पर भी टेबल डेटा के अंदर ABC का इसको सेव करते हैं, ब्राउज़र पे जाते हैं, देखते हैं। यहाँ पर देखो, ये इसके अंदर क्वेश्चन मार्क जो कोड हमारा मिस हो गया है, एग्जैक्टली कॉपी नहीं किया इसने। हाँ, इसने वो यहाँ पर बुलेट्स थे ना, वो कॉपी कर लिए यहाँ पर। ठीक है, उनको रिमूव करेंगे तो हो जाएगा, हम इसको खत्म नहीं करते इसको। तो क्वेश्चन मार्क आ गया ना हमारे पास, इस वजह से ये हमें एरर देगा। सिंपली अपनी टेबल की तरफ आ जाते हैं। ये देखो, टेबल हेडिंग, और ये पहला आ गया और ये दूसरा आ गया। तो एक और वो बॉर्डर की, वो बॉर्डर वो उसका एट्रीब्यूट यूज करेंगे टेबल का। यहाँ पर बॉर्डर का नाम देंगे, स्टाइल का एट्रीब्यूट यूज करेंगे, और उसके अंदर बॉर्डर कौन से कलर का हो, बॉर्डर सॉलिड दे देते हैं। ठीक है, ये पूरे टेबल के ऊपर लग गया। इस तरह से ये टेबल का आ गया हमारे पास। इसके बाद ये टेबल है, लेकिन उसके अंदर क्या है हमारे पास, कैप्शन भी है। टेबल के से पहले हम क्या यूज़ करते हैं, कैप्शन का एक टैग यूज़ करते हैं, तो वो हम यहाँ पर यूज़ करके देखते हैं। ये कहाँ पर यूज़ होता है, ये टेबल के बाद फ़ौरन से कैप्शन यूज़ होता है। यहाँ पर हम जाते हैं और यहाँ पर हम यूज़ करते हैं कैप्शन, और ये लिखते हैं हम क्लास डिटेल्स। तो सेव करते हैं, यहाँ जाते हैं, ये देखो टेबल के ऊपर वो उसका कैप्शन बना दिया कि ये टेबल के मुताबिक बताएगा कि ये टेबल का ताल्लुक किससे या क्या है क्या नहीं। उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं, तो ये टेबल की अपनी डिटेल्स है, इसको यहाँ से नहीं बल्कि यहाँ से ये, ठीक है। इनको थोड़ा पढ़ लीजिएगा तो ये थोड़ा सा डिटेल्स बता देते हैं कि ये बॉर्डर है, बॉर्डर डिफाइन करने के लिए, बॉर्डर कोलेप्स करने के लिए सेल बॉर्डर, और पेडिंग क्या होती है, डिस्टेंस जो अंदर आपने वर्ड लिखा हुआ है उसका और बॉर्डर के बीच में कितना डिस्टेंस होना चाहिए। हाँ, ये स्टाइल के टैग के अंदर करेंगे आप। ये देखो जहाँ जहाँ ये CSS लिखा हुआ है ना, ये आप स्टाइल के टैग के अंदर स्टाइल लिखेंगे, फिर उसके अंदर ये लिखेंगे आप बॉर्डर स्पेसिंग, फिर वो जो ऑप्शन आपको सजेस्ट करेगा उतना स्पेस आप दे सकते हैं। ठीक है, स्टाइल लिखकर टेक्स्ट अलाइन करेंगे, तो टेक्स्ट जो है वो सेल के बीच में आना चाहिए, शुरू में आना चाहिए, राइट में लेफ्ट में, वो भी आप बता सकते हैं। ठीक है, ये ID और कॉलम स्पेन रो स्पेन उसको हम आगे देखेंगे।
आईडी क्या होता है इसको हम वहाँ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आती है लिस्ट। लिस्ट जो होती है हमारे पास 3 तरह की लिस्ट है हमारे पास। सबसे पहले हमारे पास आती है अनऑर्डर लिस्ट। तो हम यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पे यूएल अनऑर्डर लिस्ट और इसके अंदर एलआई लिस्ट आइटम 1 और ये लिस्ट आइटम 2 और ये लिस्ट आइटम देखिए हमने यहाँ पे जाते हैं तो इनको किस तरह से लिस्ट 3 कर देगा आपकी कि ये किस तरह से लिस्ट बने हुए हैं तीनों 1 2 3, लेकिन ये डॉटेड लाइन से बने। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से टेबल को मैं हटा दूँ। टेबल को हटाने के लिए मैं क्या करूँगा, कमेंट कर देता हूँ। हमारे पास ऊपर आ जाता है, वो कमेंट कर दिया मैंने तो टेबल गायब हो गया। लिखा हुआ है हमारे पास लेकिन आपको नजर नहीं आएगा। और ये अनऑर्डर लिस्ट आ गया हमारे पास, हटाएंगे तब तक वो नहीं आएगा। अभी अनऑर्डर लिस्ट आ गई। अब हम आ जाते हैं ऑर्डर लिस्ट पर। ऑर्डर लिस्ट OL से स्टार्ट होगी, इसके अंदर भी LI का टैग लगेगा। अब यहाँ पर 1 और यहाँ पर LI 2 और LI का टैग के अंदर 3। अब इसमें और उसमें क्या फ़र्क है, वो हमें सिंपल डॉटेड लाइन दिखाता है और ये ऑर्डर लिस्ट देता है 1 2 3 के साथ, सीरियल नंबर वाइज देता है। ठीक है, उसके बाद तीसरी टाइप की लिस्ट जो है हमारे पास वो डिटेल्ड लिस्ट है। तो ये किस तरह नजर आता है, डिटेल्ड। अब देखो कॉफ़ी के अंदर डिटेल्स आ गई। अब इसके अंदर और डिटेल होगी तो उसको अलग से डिटेल आएगी। मीन्स पूरा ट्री नज़र नहीं आता कि ये फंक्शन होगा उसके 2 पार्ट हैं, ये फिर ये फंक्शन इसके 3 पार्ट है। तो उसको डिफाइन करने के लिए हम डिटेल की लिस्ट बनाते हैं। ये इसका सब टैब वो बता रहा है। ठीक है, ये डिटेल्ड लिस्ट है। ये डिटेल्ड जो ट्री बन रहा है यहाँ पर हमारे पास, और नेम पार्ट ऑफ द टर्म डिस्क्रिप्शन। ये टर्म जो इसका होगा, ठीक है, उसको डिस्क्राइब करने के लिए। और ये क्या करता है, डेफिनेशन। ये डिस्क्रिप्शन टर्म आ गया, ये डिस्क्रिप्शन डेफिनेशन आ गया। ये जो टर्म हमने डिफाइन करना है उसकी डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर जो टर्म डिफाइन करना है उसकी डिस्क्रिप्शन, उसके हम डिटेल्ड टेबल यूज़ करते हैं। इसके बाद हम आते हैं यहाँ पर 2 चीज़ें जो आपको आगे CSS के अंदर काम आएंगी, वो है इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट। इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट। अब इनलाइन और ब्लॉक के अंदर फ़र्क क्या है वो देखते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं, ये जब हमने लिखा ये हमने बोल्ड किया और ये उसको सबटाइटल बनाया, ये एक ही लाइन पे आ रहा है। ठीक है, लेकिन ये टेबल बनाई तो ये दूसरी टेबल इस लाइन में नहीं आई, इसके नीचे आ गई। तो वो ऑब्जेक्ट जो ये पूरा जगह घेरे यहाँ से लेकर यहाँ तक, उसको ब्लॉक एलिमेंट कहा है। और वो ऑब्जेक्ट जो सिर्फ जितना लिखा हुआ है उतनी जगह घेरे, उसके साथ आप कुछ भी और लिख सकते हैं, वो इनलाइन एलिमेंट कहलाता है। इन दोनों के अंदर फर्क क्या होता है? हाँ, ब्लॉक एलिमेंट है। लेट्स सपोज मैं इसको टेबल को भी कमेंट कर रहा हूँ, हम सिर्फ ऊपर वालों को देखते हैं। अब देखिए ये जो बी था इसके अंदर मैं स्टाइल का टैग लगा था और कलर
कलर की प्रॉपर्टी लगाई मैंने, इसको मैंने ब्राउन कर दिया। ठीक है, इसी तरह से ये पैराग्राफ है ना, पैराग्राफ जो है वो मेरे पास क्या है, ब्लॉक एलिमेंट। अब यहाँ पर मैंने स्टाइल लिखा और यहाँ पे कलर देता हूँ मैं, बैकग्राउंड कलर देना था, ये बैकग्राउंड कलर, और यहाँ पे बैकग्राउंड कलर में ये दे देता हूँ और यहाँ चला जाता हूँ और इस पर कोई बैकग्राउंड कलर देता हूँ, बैकग्राउंड कलर, और इसको मैं ये वाला सेव करते हैं। हम आते हैं यहाँ पर, रिफ्रेश करते हैं। अब देखो पैराग्राफ जो है वो क्या है, ब्लॉक एलिमेंट, वो अपने बैकग्राउंड को यहाँ तक तस्लीम कर रहा है। जबकि ये जो बोल्ड का टैग है ये क्या है, इन लाइन में, ये सिर्फ जितना है उतना ही बोलता है, भाई मैं इतना नहीं, इससे आगे वो नहीं लेकर जाता। ठीक है ना, तो जो चीज़ें पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक का स्पेस कवर करें वो ब्लॉक एलिमेंट से, जो जितने हैं उतना ही कवर करें वो इन लाइन एलिमेंट से। और इन लाइन एलिमेंट्स कौन कौन से, ये वाले ब्लॉक है सारे। अब इसके अंदर सबसे अहम चीज़ होगी ये डिव, ये याद रखिएगा डिव, ये जो डिव का टैग है ये हम अक्सर यूज़ करेंगे आगे चलते। ये ब्लॉक एलिमेंट है, ये करता कुछ नहीं है, ये इसके अंदर जो भी आप लिखते हैं उसमें एक ब्लॉक बना दिया, कुछ भी लिख दिया, डिव लगा दिया बाहर, तो ये पूरा ब्लॉक पूरा एरिया कवर करेगा। हम उसको डिव में डाल देना तो इमेज पूरा कवर करेगा, ब्लॉक एलिमेंट बन जाएगा। लेकिन वही इमेज अगर आप यहाँ पर स्पेन के टैग में डाल दें तो ये उसको क्या बना देगा, इन लाइन एलिमेंट, वो जितना होगा उतने कवर करेगा। ठीक है, उसके बाद ये कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, जैसे हम कोडिंग के अंदर ही लेस देन और ग्रेटर देन यूज़ कर रहे हैं, तो उसको यूज़ अगर वैसे ही दिखाना है हम कि 10 इज लेस देन 11, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम ये इनके शॉर्टकट इंची नेम्स होते हैं, एंड LT ये लिखेंगे हम, तो ये हमें जब वेबसाइट पे जाएगा तो लेस देन दिखाएगा, उनके लिए है ये हम स्पेशल कैरेक्टर्स यूज़ करें, ये शॉर्टकट्स। एंड रजिस्ट्रेशन, कॉपीराइट एंड कॉपी, स्पेशल कैरेक्टर्स वगैरह जो भी होते हैं। ठीक है, और ये इमोजीज वगैरह दिखाने के कोड्स, हैप्पी फेस होते हैं जैसे स्माइली, क्राई, सैड, तो इमोजीज दिखाने के लिए भी इसके अंदर डिफरेंट वैल्यूज़ होती हैं। एंड और हैशटैग के साथ वो वैल्यू लिखेंगे आप तो आपको वो इमोजीज बता दें। ठीक है, और उसके बाद जो सबसे अहम एलिमेंट है वो है हमारे पास फॉर्म। सबसे पहले आप क्या करोगे, फॉर्म लिखोगे, फॉर्म का टैग ओपन हो गया, उसके बाद आप क्या लिखोगे, इसका लेबल। और लेबल के अंदर क्या होगा, फार फर्स्ट नेम और आगे फर्स्ट नेम लिख दिया। और लेबल, अच्छा जो फार का एट्रीब्यूट है वो लेबल के अंदर लिखा जाएगा। हाँ, फार एफ नेम और उसके अंदर क्या होगा, फर्स्ट नेम। पहले लेबल लगा दिया हमने, लेबल के बाद यहाँ देखिए ये PR का टैग यूज कर, PR का टैग क्या करता है, लाइन को ब्रेक कर देता है। उसके बाद यहाँ पर हम दूसरा टैग लगाएंगे किसका, इनपुट का। इनपुट टाइप क्या होगी, टेक्स्ट। और उसके बाद अगर उसको ID देना चाहते हैं तो ID दे दें एफ नेम की। और उसके बाद तीसरी जो चीज़ हम इसमें देंगे वो नेम, तो इसका नाम क्या है तो फर्स्ट कर देते हैं। ठीक है, उसको हमने क्लोज कर दिया। ठीक है, उसके बाद दोबारा से लाइन ब्रेक किया, यहाँ से लाइन। अब हम सिर्फ उसको देख लेते हैं क्या है। यहाँ पर हम आ जाते हैं, ये आपके पास एक इनपुट फील्ड है,
वहाँ पे होगा। हाँ, वो भी हम देते हैं। ये अभी सबमिट नहीं होगा, ये अभी सिर्फ एक इनपुट फील्ड, ठीक है। अब देखो, अब ये इनपुट फील्ड है ना, अब इसी को मैं कॉपी करता हूँ मैं, और यहाँ पर पेस्ट, अब यहाँ पर इनपुट टाइप क्या है, रेडियो। अब एक के अंदर मैंने टैक्स लिखा, अब इसका लेबल मैं चेंज कर देता हूँ, लिख देता हूँ पिक द करेक्ट आंसर, ठीक है। और टाइप रेडियो में क्या होगा, लेबल होगा, और इसके अंदर टाइप इनपुट की होगी रेडियो। तो यहाँ पर टाइप हम चेंज कर देते हैं, टैक्स था, इसको मैं क्या कर दूँगा, रेडियो। इसको सेव करते हैं और यहाँ चलते हैं, ये ठीक है। अब अगर इस रेडियो के साथ मुझे इसको मिलाना था तो मैं लाइन ब्रेक नहीं करूँ, इस रेडियो के साथ ये लगे, कैसे, अभी यहाँ पर मैंने लाइन ब्रेक की हुई है, मैं इसको ब्रेक नहीं करता, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसका फर्स्ट ऑप्शन। तो अब क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट ऑप्शन में कुछ लगता है, हाँ, जैसे MCQs बनते हैं हमारे, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास आता है चेक बॉक्स, जो मल्टीपल आंसर सही होते हैं। रेडियो बटन से एक सिलेक्ट होता है, लेकिन चेक बॉक्स क्या करते हैं, चेक बॉक्स आपके, अब लेट सपोज इसके अंदर मैं इसको बना देता हूँ इनपुट टाइप चेक बॉक्स, और इसको मैं बता देता हूँ लाइन पर, और यहाँ पर मैं लेबल में लिख देता हूँ सिलेक्ट मोर देन, रेडियो में एक सिलेक्ट होता है, जबकि चेक बॉक्स के अंदर मोर देन वन ठीक है। ये सिंपल इनपुट है, ये रेडियो इनपुट है, ये आपका चेक बॉक्स आ गया। हाँ, अब लेट सपोज उसके बाद हम क्या करते हैं, ये हमारे पास चेक बॉक्स आ गया। अब हम इसी लेबल को कॉपी करते हैं, इसको कॉपी करना पड़ेगा। हाँ, इस लेबल को मैं कॉपी करता हूँ, चेक बॉक्स के साथ ये आ रहा था, इस लेबल को मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पे लिख देता हूँ एडिटर पासवर्ड, और यहाँ पर टाइप क्या डाल देता हूँ पासवर्ड। अब इसको सेव किया मैंने, अब यहाँ जाते रिफ्रेश मारूंगा, अब यहाँ में क्या करें, अब यहाँ देखो फर्क देखो, ये इनपुट टेक्स्ट था, इसमें मैं जो लिख रहा हूँ नजर आ रहा है, ये सिलेक्ट हुआ रेडियो बटन, ये आपका चेक बॉक्स सिलेक्ट हुआ। अब यहाँ पे क्या करना है, पासवर्ड। तो फिर शो का ऑप्शन कैसे देते नहीं, कभी शो नहीं करेगा, हैं? वो होता है ना, वो हम आगे लगा दे, फिर वो क्या करते हैं, वो हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू यहाँ पर एक छोटा सा बटन बना देते हैं, उसमें जैसे हम क्लिक करते हैं ना, तो वो इसकी इनपुट टाइप चेंज कर देते हैं। हम कंडीशन लगा देते हैं कि इनपुट टाइप अगर क्लिक ना हो तो पासवर्ड हो, अगर क्लिक हो तो टेक्स्ट, तो फिर वो क्या कर देगा, खुद ब खुद चेंज कर देगा। और इसके बाद हमारे पास एक बनता है, इसके बाद हम यहाँ पर लिखते हैं और यहाँ पर हम इसका इनपुट टाइप क्या कर देते हैं, देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये पूरे फॉर्म के ही टाइप्स यहाँ पे,
इसमें टेक्स्ट भी है, रेडियो बटन है, चेक बॉक्स है, पासवर्ड है और ये सबमिट का बटन है। सबमिट का कितने लगा? बस मैंने उसकी टाइप जो थी उसको सबमिट कर दिया। ये क्या टाइप, इनपुट टाइप, इनपुट ये टाइप। हर बार करने के बाद सेव करना। हाँ, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर ऑटो सेव का ऑप्शन भी होता है। अगर यहाँ से मैं ऑटो सेव का ये क्लिक कर दिया ना मैंने, अब उसको सेव नहीं करना मुझे, क्योंकि उसको सेव करना ये करना है। टाइम उसका एग्जैक्ट नहीं पता मुझे, लेकिन ये कर देता है जल्दी से, पर हमें बार बार उसको रिफ्रेश नहीं करना। ठीक है, अब ये भी पूरा आपका फॉर्म है। लिस्ट किस तरह बनेगी या आप घर पे जाके ट्राई करना, ये वाला कोड, ये आपके पास लिस्ट क्या दिखाएगा। ठीक है, तो इस लिस्ट को लाजमी आपने देखना है किस तरह बनेगी, क्या नहीं बनेगी। और अब ये सारी प्रॉपर्टीज़ यूज़ करते हुए कोई ना कोई एक आप फॉर्म कंट्रोल बना दें। अब आज तक आपकी HTML कंप्लीट है, इसके बाद HTML में कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। पूरी वेबसाइट का जो ढांचा है ना, वो हमने यहाँ तक कंप्लीट किया। सबसे अहम चीज़ क्या है, ये फॉर्म कंट्रोल होता है। इसकी टाइप्स किस तरह से चेंज की जाती है, वैल्यूज़ किस तरह से पुट की जाती है। देखो वही इनपुट फॉर्म है, यहाँ लिख रहा है, यहाँ सबमिट हो रहा है, यहाँ पे क्लिक हो रहा है, यहाँ पर पासवर्ड बन रहा है।